नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए लेके क्लास 6 की सिविक्स की एनसीईआरटी जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट। आज हम लोग इस पुस्तक का चैप्टर 4 अध्याय 4 करेंगे जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इससे पहले हम लोग इस पुस्तक के जो पहले के 3 अध्याय हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, वो हम लोग कर चुके हैं और उसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने पहले चैप्टर में विविधता को समझा था कि विविधता क्या होती है। दूसरे में हमने जाना कि विविधता और भेदभाव क्या है और ये विविधता भेदभाव को कैसे जन्म देती है। उसके बाद हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि सरकार क्या है। तो हमने उसमें देखा था कि सरकार 2 टाइप की हो सकती है, एक लोकतांत्रिक और एक राजतंत्रिक। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या हैं। अर्थात कि जो लोकतांत्रिक सरकार है, हमें पता है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। और इसमें इस लोकतंत्र को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किस किस प्रकार की समस्याएं उभरती हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट में भागीदारी नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट निर्णय नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, जिसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार का लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे। तो इसमें जनता की भागीदारी कैसे होती है वो देखेंगे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं भागीदारी के, और क्या क्या विवाद होते हैं और उनका समाधान सरकार कैसे करती है, और किस प्रकार से समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए सरकार कार्य करती है। तो आज इन सारी ही चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसमें आपकी जो एनसीईआरटी है उस पुस्तक में एक स्टोरी दे रखी है, तो हम लोग भी शुरुआत वहीं से करेंगे। इसमें जो दक्षिण अफ्रीका है, अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित हिस्सा है। कहानी यहाँ की है। जोहान्सबर्ग की एक लड़की है जिसका नाम माया नायडू है। वो घर की सफाई में अपनी माता की हेल्प कर रही होती है। तो उसे जो पुराना बक्सा होता है घर में, उसमें कुछ तस्वीरें मिलती हैं, कुछ अखबार की कटिंग्स मिलती हैं। तो अपनी मम्मी से पूछती है कि ये तस्वीरें किसकी हैं। तो वो तस्वीरें में एक 15 साल का बच्चा होता है। तो उसकी माँ बताती है कि ये तस्वीर में जो बच्चा है उसका नाम हेक्टर पीटरसन है। और वो बताना शुरू करती है कि हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका में पहले जो रंग भेद कानून लागू था, जिसमें जो अफ्रीका की जो जनता है वो 2 पार्ट में डिवाइड थी, श्वेत और अश्वेत, यानी कि काले और गोरे 2 टाइप के लोग थे वहाँ पे। तो जैसे इसको हम लोग अपने यहाँ की कास्ट सिस्टम से समझ सकते हैं, जिसे हम लोगों ने देखा कि पहले जाति के हिसाब से किस तरह लोगों के साथ भेदभाव होता था जाति के आधार पे, वैसे ही वहाँ पे वो नस्ल भेद या रंग भेद का कानून था। वहाँ पे जो अधिकार गोरे लोगों को प्राप्त थे वो अधिकार काले लोगों को नहीं प्राप्त थे। वो उसकी माँ बताती है कि यहाँ पे देखो, हमने एक जो हेक्टर पीटरसन नाम का लड़का था 15 साल का, जिसका नाम जो अफ्रीका के सोवेटो नाम के गांव में रहता है। अफ्रीका के यहाँ दक्षिण पश्चिमी भाग में इधर कहीं सोवेटो नाम का गांव था, वो वहाँ रहता था, जहाँ सारे ही अफ्रीकी लोग काले लोग रहते थे, उनकी बस्ती में रहता था। और वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाता था। तो स्कूल में जो श्वेत लोग थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, और वो चाहते थे कि सारे लोग जो काले लोग हैं वो भी यही अफ्रीकांस भाषा ही सीखें, जिसका विरोध ये हेक्टर और उसके साथी करते हैं। क्योंकि वो लोग अपनी जो उनकी मातृभाषा थी जुलू, उस भाषा को सीखना चाहते थे। वो अफ्रीकांस भाषा सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर ज़बरदस्ती वो भाषा थोपी जा रही थी। तो उसके लिए वो लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो विरोध प्रदर्शन में पुलिस जो है वो उन लोगों को बहुत मारती है, बहुत पीटती है बुरी तरीके से, और उस बच्चे को फायरिंग में गोली मार देती है, गोली लग जाती है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पे। और जो ये घटना है ये 16 जून 1976 की है। 1976 यानी कि हमारे देश की आज़ादी के बाद का समय है, काफ़ी बाद का। और उसके बाद वहाँ पे इस चीज़ का भारी विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि
अब वो बच्चा मार दिया गया तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो हिंसा और ज़्यादा भड़क जाती है, लोग भड़क जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ काले और गोरे यानी कि श्वेत और अश्वेत लोगों के हमने पिक्स ले रखे। तो यहाँ पे जैसे ये श्वेत हैं और ये अश्वेत हैं, तो इसमें ये था कि काले लोगों को वो लोग के साथ बुरा बर्ताव करते थे। काले लोगों के पास कृषि करने की जो अच्छी ज़मीन थी वो गोरे लोगों के पास थी, यानी कि श्वेत लोगों के पास थी। अश्वेत लोगों को जो अनुपजाऊ भूमि थी, बेकार भूमि थी, वो उनको दी गई थी अनाज उत्पादन करने के लिए। और इनको देखिए यहाँ पे पानी ड्रिंकिंग मतलब पानी के लिए देखो वाइट के लिए अलग, कलर्ड के लिए अलग, यानी कि ब्लैक के लिए अलग। तो इस तरह का भेदभाव होता था। जो वहाँ के बस अड्डे थे, बस स्टेशन, उसके अश्वेत के लिए अलग थे, श्वेत के लिए अलग थे, यानी कि एक ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे देखिए पब्लिक स्विमिंग पूल, तो सिर्फ वाइट ओनली, इस टाइप की जो सुविधाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद श्वेत लोगों को थी। हॉस्पिटल की सुविधाएं अफ्रीकियों को, जो काले अफ्रीकी थे उनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जबकि गोरों के लिए हॉस्पिटल की अच्छी सुविधाएं थी। आप लोग यहाँ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे जो काले लोगों के लिए हॉस्पिटल है, ये आज के हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का दृश्य भी कह सकते हैं आप। ऐसी भीड़ देखने को मिल जाती है। और ये जो श्वेत लोगों के लिए देखो हाई क्लास की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे खाली श्वेत लोग ही जा सकते हैं। और अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, सिर्फ यानी कि सरकार में भागीदारी सिर्फ श्वेत लोग ही कर सकते थे। तो इसीलिए भी ज़्यादा भेदभाव हो रहा था, क्योंकि काले लोगों को तो उसमें जाने ही नहीं दिया जा रहा था। तो सारे जो उनके लिए जो कानून बनाए जा रहे थे वो यही लोग ही बना रहे थे। तो इस टाइप से वहाँ पे भेदभाव चल रहा था। और इसके लिए काफ़ी, ये जब 1976 में जब वो हेक्टर पीटरसन मारा गया, तो तब से ये घटना मतलब ये शुरू हुआ। उसके बाद ये जाके 1994 में जाके खूब सारे धरना प्रदर्शन हुए, विरोध हुआ। उसके बाद 1994 में जाके इस देश को आज़ादी मिली। और अफ्रीकियों को आज़ादी दिलाने में नेल्सन मंडेला जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये वहाँ पे उनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ये नेल्सन मंडेला जी की पिक्स है जो हमने यहाँ पे लगा रखी है। ये भी अश्वेत ही थे और इन्होंने अश्वेतों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और अंत में उनको सफलता मिली और वहाँ पे लोकतांत्रिक टाइप की सरकार की स्थापना हुई। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से, मतलब हमने उसमें भी पहले वाले चैप्टर में देखा था कि किसी भी देश में जो लोकतंत्र आया वो इतनी आसानी से नहीं आया। उसके लिए उन लोगों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद जाके वहाँ पे लोकतंत्र आया। जैसे हमारे यहाँ 1947 हमारा देश आज़ाद हो गया और यहाँ पे 1994 में ये साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ। मतलब वहाँ पे रंग भेद ख़त्म हुआ और श्वेत अश्वेत को इक्वल राइट मिले। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जनता की सरकार में भागीदारी की, कि जनता सरकार में भागीदारी कैसे करती है। तो हमने देखा था कि लोकतंत्र में क्या होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, जिसमें सरकार हमने देखी थी, सरकार एक बार केंद्र में है, राज्य में है, फिर उसके बाद स्थानीय गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय सरकार जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और उसके बाद ग्राम पंचायत। ये हमने देखा था। ऐसे ही नगर में भी था, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। तो भागीदारी के लिए चुनाव एक माध्यम है जिससे जनता भागीदारी करती है। वो अपना नेता चुनती है वोट डालकर। वोट 5 साल के लिए, वैसे तो कार्यकाल उसका 5 साल का होता है, 5 साल के लिए एक नेता चुनती है जिसका वो समर्थन करती है कि हाँ ये हमारे लिए जाके काम करेंगे। उस पर वो अपना विश्वास जताती है। और अगर कोई गवर्नमेंट सही से काम नहीं करती है तो उस गवर्नमेंट को बीच में भी हटाने का राइट है जनता के पास। उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके गवर्नमेंट बीच में भी हट सकती है और दोबारा इलेक्शन हो सकता है। और 5 साल के बाद भी जनता को अगर उसका काम पसंद नहीं आता तो 5 साल बाद भी जनता दूसरी गवर्नमेंट चुन सकती है। तो ये तो एक तरीका है जनता की सरकार में भागीदारी का। इसके अलावा भी कई तरीके होते हैं जिससे जनता सरकार में अपनी भागीदारी करती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो भागीदारी के अन्य तरीके क्या क्या हैं। जनता भागीदारी करने के लिए धरने प्रदर्शन, जुलूस,
सब आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे। धरना प्रदर्शन होता है, जुलूस निकाले जाते हैं, विरोध होता है। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध करते हैं लोग। इसमें अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी लाती है जो जनता के एक आधे मतलब एक बड़ी आबादी को हम कह सकते हैं कि बड़ी आबादी ऐसी है जो उससे प्रभावित हो रही है, उस निर्णय से वो उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो जनता उसका विरोध करती है और सरकार को उसकी बात माननी पड़ती है। तो ये क्या भागीदारी को दिखाता है। जैसे अभी हम लोग किसान बिल को ले लें, तो किसान बिल जो था वो कुछ किसानों को लगा कि ये हमारे हित में नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया और काफ़ी लंबे समय तक किया। और फिर अंत में क्या हुआ, गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी और अपना वो बिल वापस लेना पड़ा, कानून वापस लेना पड़ा, क्योंकि अंततः गवर्नमेंट किसकी है, जनता की है ना। जनता का हित ही सर्वोपरि है, इसीलिए सरकार को ऐसा करना पड़ता है, जनता के निर्णय मानने पड़ते हैं। एक धरना प्रदर्शन ये तो बात हो गई। लोग नारेबाजी करते हैं, जुलूस निकालते हैं, है ना। और उसके अलावा लोग टीवी चैनल, टेलीविज़न का सहारा लेते हैं, उसमें जो डिबेट होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रेडियो के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हैं जनता तक, या फिर अखबार में संपादक को चिट्ठी लिख के अपनी बात वहां तक पहुंचा देते हैं। और उसमें आज सोशल मीडिया में लोग ट्विटर पे कितनी ट्वीट करते हैं जनता सरकार के विरोध में, तो वहाँ भी वो लोग अपनी बात रखते हैं। तो ये सारे ही तरीके हैं जिसमें जनता अपनी सरकार में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सारे जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण ही हो, इसमें कभी कभी हिंसा भी हो जाती है। तो हिंसा ना हो ये देखना भी जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है। तो सरकार भी इन विरोध प्रदर्शनों में ये सुनिश्चित करवाती है कि वहाँ पे हिंसा ना भड़के, इसीलिए वो पुलिस प्रशासन को वहाँ पे तैनात करती है ताकि वो वहाँ पे शांति व्यवस्था को बनाए रखें। फिर भी कभी कभी पुलिस और जनता में झड़प के मामले देखने को मिलते हैं, जिसमें जनता या पुलिस को भी भारी नुकसान होता है। इस टाइप की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। और बात करें हम विवादों के समाधान की, तो इसके अलावा भी अन्य विवाद भी होते हैं जिनके समाधान करना सरकार का दायित्व होता है, सरकार उनको करती है। ये विवाद धर्म के नाम पे हो सकते हैं। कोई धार्मिक जुलूस है जो एक ऐसे स्थान से निकल रहा है जहाँ दूसरे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और वो चाहते हैं कि इधर से ये ना निकले, तो लोग फिर उसका विरोध कर देते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। तो इस टाइप की चीज़ों का समाधान करना भी सरकार का काम है। और इसके अलावा जल को लेकर भी विवाद होते हैं, जिसमें नदियों के पानी, ऐसी कोई नदी जो दो राज्यों के बीच में बह रही है, तो वहाँ पे भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। जिससे इसमें हम लोग कावेरी जल विवाद, जो आपके NCERT में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसको ले सकते हैं। ये देखिए, ये कावेरी नदी है जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु 2 राज्यों में बहती है। कर्नाटक से निकल के इधर तमिलनाडु, ये पश्चिमी तट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इधर इसमें जो कर्नाटक में है कृष्णराज सागर बांध है, तमिलनाडु में है मेंटूर बांध है। तो एक बड़ा इलाका कर्नाटक का इसी नदी के जल से सिंचाई के लिए पानी प्राप्त करता है और अन्य ज़रूरतों के लिए भी पानी प्राप्त करता है। और तमिलनाडु का भी एक बड़ा इलाका इसी नदी के जल से सिंचित होता है। तो यहाँ पे जो कृष्णराज सागर बांध है और यहाँ पे जो मेंटूर बांध है, अगर कभी कर्नाटक के लोगों को लगा कि उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो लोग इस पानी को अगर रोक लेंगे, जब ऊपर से पानी छोड़ा जाएगा तभी नीचे पहुँचेगा। अगर ये लोग पानी को रोक देंगे तो नीचे पानी नहीं पहुँचेगा। तो इनको भी पानी की ज़रूरत है। तो फिर यही चीज़ें हैं जो विवाद को उत्पन्न कर देती हैं, झगड़ा होता है और फिर इसमें बीच में सरकार को आना पड़ता है और सरकार इसमें इस विवाद को सुलझाती है। तो सरकार ये अक्सर चलता रहता है ये वाला कावेरी जल विवाद, और इसमें सरकार समय समय पे अपने फैसले देती रहती है और इनका समाधान करती है। अगर हम बात करें कि सरकार को इन विवादों को सुलझाने की ज़रूरत क्यों है, तो वही बात आ जाएगी कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, सारे सिस्टम सही से काम कर पाए, व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, इसीलिए सरकार ये काम करती है। क्योंकि कभी कभी जो होते हैं हमारा विविधतापूर्ण देश है ना, धर्म अलग है, जाति अलग है, बोली अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, खाना पीना अलग, तो ये सारी ही चीज़ें हैं ना जो कभी कभी
ऐसे तो ये मतलब इसकी समृद्धता को दिखाती है हमारे देश की, लेकिन ये कभी कभी ये विवाद का कारण बन जाती हैं, जिनके आधार पर लोग लड़ जाते हैं। तो सरकार ऐसे चीज़ों को फिर उसमें सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, आगे आना पड़ता है, ताकि सबके लिए वो न्याय सुनिश्चित करा पाए। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पहले हमने देखा था कि कास्ट सिस्टम था, जिसमें समाज का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, जिसमें हमने डॉक्टर अंबेडकर की कहानी पढ़ी थी और देखा था कि किस टाइप से उन्होंने संघर्ष किया इसके लिए, जिसमें जिसको दलित कहते हैं उसको लोग दबा के रखते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं था, शिक्षा का हक नहीं था, और गांव से बाहर रखा जाता था, नौकरियों अलग अलग पेशे करने की इजाज़त नहीं थी, है ना, नौकरियां करने की इजाज़त नहीं थी। तो इन सारी चीज़ों को जब हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले से देख रखा था, क्योंकि तो जब संविधान बना तो उसमें सबको इक्वल राइट मिले, सबके लिए हमको समानता का अधिकार मिला, है ना। जो SC ST OBC और महिलाएं, जो भी मतलब पिछड़ा वर्ग, पिछड़े तबके के लोग थे, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ताकि वो लोग भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें, है ना। तो उनको कुछ छूट, आरक्षण मतलब कुछ छूट प्रदान करके उनको एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास ये चलता रहा। तो इसमें सरकार जब फिर, क्योंकि हमारी सोच तो वही है परंपरागत वाली, तो ये चीज़ें जब कभी कभी उभर जाती है, कभी दो विभिन्न जातियों के मध्य, कभी दो धर्मों के मध्य, दो संस्कृतियों के मध्य जब कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, जैसे किसी के आधार पर लैंगिक भेदभाव होता है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे संविधान में लिख दिया गया तो एकदम से चीज़ें ख़त्म हो गई, एकदम से कुछ भी नहीं ख़त्म होता है, चीज़ें चलती रहती हैं। तो वैसे ही कभी कभी ये मामले देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें फिर सरकार की भूमिका होती है, सरकार को इसके लिए निर्णय लेने पड़ते हैं, कदम उठाने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया उनको सरकार दंडित करती है, और जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, उनको सरकार न्याय प्रदान करती है ना। तो अब हम बात करेंगे समानता एवं न्याय की। तो भाई हमको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिला हुआ है और हमको समानता का अधिकार, है ना, आर्टिकल 14 से 18 हमने देखा था मिला हुआ है, जिसमें विभिन्न तरीके की समानताएं हमारे पास हैं, जिसमें आर्टिकल 17 जिसमें छुआछूत का अंत कर दिया गया है ना। ये जाति के आधार पे भेदभाव था, लोग छुआछूत करते थे, उसका उन्मूलन किया गया है। सबको नौकरियों के बराबर अवसर दिए गए हैं, सब में भागीदारी का अवसर दिया गया है, उसके लिए प्रावधान है। और महिलाओं के लिए जो एक हमारा आधी आबादी जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी समय से मतलब उसको हमने देखा कि हमारे ही देश में क्या, विश्व के बहुत सारे देशों में ये जहाँ लोकतंत्र भी था वहाँ जेंडर के आधार पे भेदभाव होता था, मतलब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, इस टाइप की चीज़ें देखी। तो इसमें महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान है, जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज में मुफ्त शिक्षा की बात करती है, और उसका प्रावधान करती है कि ताकि सारी लड़कियां पढ़ सकें। क्योंकि हमने देखा था कि जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है, उसके लिए धर्म जिम्मेदार नहीं था, गरीबी जिम्मेदार थी। तो गरीबी किसी की बाधा न बने, इसीलिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है बच्चियों के लिए। ये एक पिक देख सकते हैं, अब इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि पहले जो लैंगिक आधार पर भेदभाव था, देखो गर्ल्स नो, बॉयज़ यस, है ना। लड़कों की एक्सेप्टेंस ज़्यादा थी, लड़कियों की नहीं, लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता था या जन्म के बाद मार दिया जाता था, या फिर उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, इस टाइप का भेदभाव होता था। तो अभी हमारी जो सरकार है, देखो मतलब जो सारी सरकारें हैं इसके लिए प्रावधान करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रावधान है ही, उसके अलावा भी जो विशेष तरह की कुछ योजनाएं हैं जो सरकार समय समय पे लाती रहती है, जिसमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें लड़कियों को बचाने और उनको पढ़ाने के लिए पर जोर दिया जा रहा है, ताकि समाज में जो एक गैर बराबरी है वो ख़त्म हो सके और किसी के साथ भी किसी भी आधार पे भेदभाव ना हो। तो ये था हमारा चैप्टर, चौथा चैप्टर, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हमने इसमें साउथ अफ्रीका का देखा कि वहाँ लोकतंत्र कैसे आया, लोगों को क्या क्या संघर्ष करने पड़े। उसके बाद हमने ये देखा कि जनता किस प्रकार से शासन में भागीदारी करती है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जनता के सरकार में भागीदारी करने के,
और सरकार फिर किस किस प्रकार से जो विवाद उत्पन्न होते हैं समाज में उसके किस किस तरह से सरकार उनका समाधान करती है। और उसके बाद हमने देखा कि सरकार समानता और न्याय को स्थापित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को अमली जामा पहनाने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है। तो आशा है कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।